नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। शरद पवार ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिससे अच्छे अच्छे राजनैतिक पंडित भी विचारों में डूब गए हैं। हलचल मच गई है। शरद पवार के स्टेटमेंट का क्या अर्थ निकाला जाए, इसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। इंडिया की यानी कि विपक्षी नेताओं की मुंबई में होने वाली बैठक से पहले शरद पवार का यह स्टेटमेंट अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। शरद पवार ने मीडिया के सामने यह बयान दिया है कि अजीत पवार आज भी हमारे नेता हैं। एनसीपी में किसी भी तरह की कोई फूट नहीं है और वो भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन नहीं देते। एक पत्रकार ने जब शरद पवार से यह पूछा कि ऐसी चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आप बीजेपी को लोकसभा चुनाव से पहले समर्थन देंगे और उनके साथ शामिल हो जाएंगे, तो शरद पवार ने हाथों से इशारा करके कहा, कुछ अक्ल है? सोच समझ के सवाल पूछा करो। बिल्कुल भड़क गए वो। तो आखिर ऐसी क्या वजह है? ऐसी क्या बात है? ऐसा क्या मामला है कि शरद पवार अजीत पवार को आज भी पार्टी का नेता मानते हैं? एनसीपी के 2 टुकड़े नहीं हुए हैं, यह उनका दावा है। सुप्रिया सुले ने भी बिल्कुल इसी तरह का बयान 24 घंटे पहले मीडिया के सामने दिया था। यानी कि सुप्रिया सुले और शरद पवार बिल्कुल एक जैसा स्टेटमेंट दे रहे हैं। वहीं प्रफुल्ल पटेल ने गोंदिया की सभा में यह कहा कि शरद पवार हमारे ही नेता हैं, अगर वो गोंदिया में आते हैं तो मैं उनका स्वागत करूंगा। उनकी सभा में तमाम एनसीपी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को जाना ही चाहिए, लेकिन जो फैसला लेना है वो फैसला लेना ही पड़ेगा, उसमें किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं चलेगी। तो आखिर ये चल क्या रहा है? बिल्कुल भी जलेबी की तरह ये सीधा मामला लग रहा है और इस पूरे मामले को समझने के लिए इन स्टेटमेंट के पीछे क्या पॉलिटिकल रीजंस हैं या फिर राजनैतिक कारण हैं, इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजनैतिक विश्लेषक जयंत माइंडकर जी। जयंत जी, 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। ये तो स्टेटमेंट पर स्टेटमेंट, अजीबो गरीब स्टेटमेंट, क्या मतलब निकालना चाहिए? क्या ये माने कि शरद पवार साहब की उम्र अभी ढल चुकी है, जिसको बोलते हैं वो बूढ़े हो चुके हैं, और कभी कभी बूढ़े जो बोलते हैं उनमें उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए? आज जो स्टेटमेंट आया है जिसकी वजह से इतनी हलचल मची है, 1978 से लेके, हालांकि ये मैं मानता हूं कि वो हरदम कुछ ना कुछ ऐसा अर्थ ब्रेकिंग करते हैं, लेकिन जब अर्थ ब्रेकिंग करते हैं तब इतने शेकी नहीं रहते। चाहे उन्होंने 1978 में जो वसुंधरा पाटिल की सरकार गिराई थी, ठीक है, मुझे सरकार गिरानी है, फिर कांग्रेस में वापस आए, फिर फॉरेन ओरिजिन के इशू के ऊपर सोनिया गांधी के पास गए, लेकिन सोनिया गांधी को छोड़ दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में उसी कांग्रेस के साथ उन्होंने महाराष्ट्र में सरकार बनाई, सोनिया गांधी के साथ ही नंबर 4 पे आके बैठे। लेकिन उनका जो एक मुद्दा था कि सोनिया पीएम ना बने, वो तो सक्सेस हो गया था। लेकिन आज जो एक बात आ रही है कि एक तरह से वो बोल रहे हैं कि अजीत पवार आज भी हमारे नेता है, राष्ट्रवादी में कोई ब्रेकअप है ही नहीं। अरे फिर बेसिक सवाल ये है, एमईटी में जो मीटिंग हुई जिसमें अजीत पवार से लेके सभी लोग खड़े थे और उन्होंने जो भी कोई बातें कही जिसमें आप नहीं थे, सुप्रिया पवार नहीं थी, जयंत पाटिल नहीं था, वो क्या था? वो एक घरेलू मामला था, उसको इतना महत्व नहीं देना। पत्रकारों ने हमने इसका मतलब क्या निकलना ये भी आपसे पूछना, इतना सबके सामने जो हुआ, और फिर आपने सिर्फ 9 एमएलएज जो मंत्री बने उन्हीं को निकाला, बाकी 40 लोगों को नहीं निकाला। ये सब क्या है? ये पूरा घरेलू मामला है। यानी
कुछ भी हो जाए, अजीत आखिर हमारा नेफ्यू है, भांजा भतीजा है, उसको बचाया जाए, या कुछ इकोनॉमिक रिलेशंस है जिसको बचाया जाए, या कुछ भी हो जाए, अगर अजीत वहां जाके भी सीएम बनता है तो अच्छा है, क्योंकि यहां तो बन नहीं सकता, यहां अगर बनेगी तो सिर्फ सुप्रिया बनेगी। क्या हो रहा है ये? इसके जितना कंफ्यूजन, मैं शरद पवार के ऊपर क्रिटिसिज्म हो जाता है हरदम कि वो क्या करेंगे कुछ भी पता नहीं रहता वगैरह, इस प्रकार का क्रिटिसिज्म हरदम होता है। लेकिन मैंने बिल्कुल 78 से लेके अभी तक सभी घटनाएं उसको एक बिल्कुल ब्यौरा दिया और कहा कि नहीं, इतना नहीं, वो एक इतने शेकी नहीं रहते कि उन्होंने आज ये डिसीजन लिया और कल एकदम बदल दिया। ये बात अभी जो हो रही है ये ऐसी है कि अरे 2 महीने पहले पूरे महाराष्ट्र ने एक तमाशा देखा कि भतीजा छोड़ के जा रहा है। सबसे पहले 2005 में वो राज ठाकरे छोड़ के गया था, उसके बाद वो धनंजय मुंडे छोड़ के गया, और ये तीसरे भतीजा जो चाचा को छोड़ के जा रहे। पूरे महाराष्ट्र ने देखा, छगन भुजबल की स्पीच, अजित पवार की स्पीच, प्रफुल्ल पटेल की स्पीच, सबने देखी, और उसको वो पत्रकारों को बता रहे हैं जो अभी आपने कहा कि वो पत्रकारों के ऊपर चिढ़ गए। ये भी कहा, यानी हम, ये हमारे सामने हो रहा है, फिर भी हम नहीं पूछेंगे आपको कि ये स्प्लिट नहीं है, क्या आप उनके साथ नहीं जाएंगे? तो क्या ये आप दिमाग जिसको बोलते हैं, आप 82 के हो गए हैं, आप अभी कुछ भी बोलने लगे हैं? एक, चलो ठीक है, आपको रिस्पेक्ट देते हुए हम ये बात नहीं कहेंगे, लेकिन कम से कम ये तो पूछेंगे कि क्या केवल फैमिली रिलेशंस, फैमिली की इकोनॉमी और अपने पास पोस्ट रहे तो अच्छा है, कहीं से भी रहे, केवल इन्हीं चीजों के लिए आप अजीत पवार को बचा रहे हैं? मुझे लगता है हाँ, केवल इन्हीं चीजों के लिए आप अजीत पवार को बचा रहे हैं। अगर कांग्रेस के तो नाना पटोले ने तो खुलेआम बोल दिया कि इस ऐसे स्टेटमेंट की वजह से हमारे अलायंस के ऊपर असर होता है, ऐसे ना करे वगैरह, उन्होंने बोल दिया। इससे ज्यादा वो बोल नहीं सकते, क्योंकि हालांकि शरद पवार एक बहुत बड़े कद्दावर नेता है, उनके सामने नाना पटोले क्या बोलेंगे? अगर बोलना ही है तो राहुल गांधी या किसी को और को बोलना चाहिए, लेकिन कोई भी नहीं बोलेगा। ये इसके लिए कि ना तो वो बीजेपी में जाना चाहते हैं खुद, और फिर भी बोलते हैं कि अजीत पवार ही हमारे नेता है। यानी इधर से भी मलाई खाएंगे, उधर से भी मलाई खाएंगे, यहाँ इंडिया में रहेंगे और हम एंटी बीजेपी बात करेंगे। अरे लेकिन आपके भतीजे तो वहां बीजेपी के साथ हाथ मिला के डिप्टी सीएम बैठे हैं, और हो सकता है कि कल वो सीएम भी बन जाए। ऐसा हो सकता है क्या? और फिर से किसी पत्रकार ने सवाल पूछा तो उसके ऊपर जो आपने बताया, आंख दिखा दी उन्होंने। ये क्या हो रहा है? एक बहुत ही कंफ्यूजन। और मेरे जिसको मैं एक शब्द में कंक्लूड कर रहा हूं, बिल्कुल 1978 से मैं देखता हूं, क्योंकि 67 में तो छोड़ दो, वो 10 साल वो एमएलए वगैरह जो भी कुछ थे, मिनिस्टर थे। 78 से लेके आज तक के पवार साहब के इतिहास, पॉलिटिकल करियर में आज के जितना कंट्रोवर्शियल और कंफ्यूजन पैदा करने वाला स्टेटमेंट उन्होंने अभी तक नहीं दिया है। जैन जी, मुझे थोड़ा सा शक है, मुझे एक डाउट है जो मैं यहां आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मामला जो है वो चुनाव आयोग में गया हुआ है। अगर चुनाव आयोग के सामने चाचा या भतीजा, ये कोई भी व्यक्ति अगर ऐसी बात करता है कि एनसीपी में स्प्लिट है, या वो एनसीपी से अलग है, या एनसीपी उनसे अलग है, इत्यादि इत्यादि, अगर इस तरह का कोई स्टेटमेंट आता है तो उससे पार्टी की संपत्ति पर, पार्टी के सिंबल पर और पार्टी की गतिविधियों पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। शरद पवार ने जो कहा वही बात इससे पहले अजीत पवार भी कह चुके हैं। बिल्कुल सही बात, वही बात प्रफुल्ल पटेल भी कहते आए हैं, वही बात जयंत पाटिल ने भी कही, वही बात सुप्रिया सुले भी कह रही है। यानी कि एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग है कि ये मैटर चुनाव आयोग के पास एस्केलेट होनी चाहिए, लेकिन पार्टी टूट गई है इस लेवल पे एस्केलेट नहीं होनी चाहिए। ये पार्टी किसकी है उस मामले को लेकर झगड़ा होना चाहिए।
बिल्कुल अजीत पवार ने कहा है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, शरद पवार ने कहा है मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। बिल्कुल ये मामले पे दोनों के स्टेटमेंट अलग हैं। शरद पवार ने अगर 9 विधायकों को पार्टी से निकाल निकाल बाहर दिया। किया है तो उसमें सबसे पहला नेता है अजीत पवार। बिल्कुल और अगर शरद पवार ये कहते हैं कि मैंने अजीत पवार को पार्टी से निकाल दिया है, तो इस लीगल केस पे बहुत बड़ा असर हो सकता है। क्या आपको बिल्कुल लगता है जो मेरा लीगल सोच है ये एक डर की वजह हो सकती है? देखिए, जो अंडरस्टैंडिंग अभी तक, यानी जैसे हम अगर थोड़ा सा पीछे जाके मैं आपको बोलूंगा, मेरे हिसाब से जो डीले एकनाथ शिंदे के 16 एमएलए के बारे में 30 जून से लेके अभी क्या अगस्त जाने को आया, सितंबर आ गया, यानी करीब करीब 15 महीने हो चुके हैं, अभी तक नार्वेकर साहब को टाइम नहीं मिला। वो खुद उसके बाद स्पीकर बने, लेकिन अभी तक उनको निर्णय लेने के लिए टाइम नहीं मिला। आपकी पॉइंट में बिल्कुल लीगल है, लीगल पॉइंट आपने बिल्कुल सही पकड़ा है, लेकिन मेरा इसके आगे जाके कहना है कि ना तो इलेक्शन कमीशन, ना तो सुप्रीम कोर्ट और ना ही प्रेजेंट स्पीकर क्या इतने पॉइंटेड होके इतनी मुस्तैदी से इमीडिएट डिसीजन देंगे। नहीं और देंगे। मुझे मुझे इसी के ऊपर डाउट है, मुझे इसी मुद्दे के ऊपर डाउट है, क्योंकि अगर होता तो जो सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे के बारे में क्रोनोलॉजी ने निर्णय दिया, एकनाथ शिंदे के जिस प्रकार से ये एमएलए लेके जाना ये गलत है, आधे आधे जाना ये गलत है, ये सब गलत 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 करके हमको लगने लगा कि अरे आखिर में बोलेंगे कि द गवर्नमेंट इज इलीगल, लेकिन आखिर में बोले कि क्योंकि उद्धव ने रेसिग्नेशन दिया था इसके लिए द गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू। अरे जाने ये प्रोसेस जो पूरी गलत है उसको हम इग्नोर करें? दिस इज द रियलिटी। तो अभी देखो नार्वेकर साहब बोलेंगे, क्योंकि सुप्रिया सुले ने जब कल कहा कि ये 9 के ऊपर हमने नोटिस तो दिया है लेकिन स्पीकर देखेंगे। अरे स्पीकर क्यों देखेंगे? ये तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर में से 9 तुम्हारा घर छोड़ के घर का एक बड़ा सा कोना लेके साथ में 40 लोग लेके बैठ गए हैं, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, उल्टे तुम्हारे साथ 9 बचे हैं, इनके साथ 9 एमएलए बैठे हैं और बाकी सब उधर चले गए हैं, और तुम्हारा घर इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। तुम्हारे घर के ऊपर तुम बोलो, तुम क्या कर रही हो? तुम बोल रही हो कि जाके स्पीकर बोले। स्पीकर क्यों बोलेगा? स्पीकर विल से पार्टी इज नॉट इन माई कंट्रोल। जब मेरे हाउस में आएंगे, मेरे यहाँ लेटर, तो लेटर अजीत ने दे दिया है, सो लेटर के ऊपर अगर एक्शन लेनी है तो स्पीकर तो उसको जो लेना है वो तो लेगा, विच वी नो कि वो तो नेचुरली फेवरेबल जाएगा। लेकिन ये लेटर गलत है अजीत का, ये एक्शन अगर लेनी है तो ये सुप्रिया को और उनके पिताजी को लेनी पड़ेगी, क्योंकि सुप्रिया कार्यकारी अध्यक्ष है और उनके पिताजी अध्यक्ष है। लेकिन वो ये एक्शन नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे हैं? एक सिंपल, या तो वो नेफ्यू, मुझे नहीं लगता कि केवल भतीजा है इसके लिए वो डिफेंड करेंगे, बिल्कुल नहीं लगता। ये फाइनेंशियल रिलेशंस है विच दे वांट टू प्रोटेक्ट फैमिली। जो भी कोई पक्ष पार्टी की प्रॉपर्टी होगी, फैमिली की प्रॉपर्टी होगी, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, वेरी सिंपल। दूसरी बात, अगर वहां जाके अजीत पवार सीएम बनने जा रहे हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि हमारे, मैं तो तुमको नहीं दूंगा, वहां जाके बन रहे तो अच्छी बात है। ये दो के अलावा कोई भी चीज मुझे दिखती नहीं है। और इतना कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देना, वो भी एट द एज ऑफ 82, और एक आधे पत्रकार ने उनको पूछा कि सर ऐसा क्यों, तो उनके ऊपर गुस्से से देखना, हम पूछ भी नहीं सकते। नहीं, एक कोरिलेशन दिख रहा है, एक कोरिलेशन दिख रहा है जिसकी राज ठाकरे ने मिमिक्री की थी। तुम्ही ये मला बिल्कुल बरोबर. बघितले काय, मी इथे आलेलो होतो, हाँ हो. तुम्ही बघितला, ये राज ठाकरे ने मिमिक्री की थी। जब किसी पत्रकार ने अजीत पवार से पूछा कि
आप उस गाड़ी में थे क्या? हम्म। तो उन्होंने कहा, येड़े हो क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और जब किसी ने शरद पवार से पूछा, आप बीजेपी में जा रहे हो, तो फिर से येड़े वो हो भी क्या? बिल्कुल। तो ये यहां कोरिलेशन पे दिख रहा है दोनों, रिएक्शन मैच हो रहा है। बिल्कुल रिएक्शन मैच हो रहा है। यानी हम पागल हैं, हम बिटवीन द लाइंस कुछ सोच नहीं सकते। आप जो करेंगे, आप राष्ट्रवादी छोड़ के गए? नहीं नहीं, छोड़ के नहीं गए हम तो ऐसे ही टहलने गए हैं, ट्रिप करने गए, एक्सकर्शन करने गए, स्टडी टूर है, एमईटी में जाके बोल रहे। हम बोल रहे पवार साहब तो सर्वोच्च नेता है, लेकिन उन्होंने जयंत पाटिल को बदला नहीं, ये गलत है, और हम अजीत पवार को हमारा नेशनल प्रेसिडेंट बना रहे। ये क्या हो रहा है? मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, 99 में भी पवार साहब बिल्कुल एम्फेटिक थे कि मैं फॉरेन ओरिजिन के इशू के ऊपर कांग्रेस छोड़ रहा हूं। और जब 6 महीने बाद उसी कांग्रेस के साथ वो फिर से आके बैठ गए, तो उन्होंने यही बोला था, वो वैसे कंट्रोवर्शियल है, लेकिन उन्होंने यही बोला था कि फॉरेन ओरिजिन का इशू आज भी कायम है, लेकिन महाराष्ट्र में मैं उनके साथ हूं। जब 2004 में मनमोहन सिंह के अंतर्गत सरकार बनी, नेचुरली फॉरेन ओरिजिन का इशू शरद पवार के फेवर में खत्म हुआ था, राइट? शरद पवार के फेवर में खत्म हुआ था। मेरा मेरा सीधा कहना है कि सोनिया गांधी अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकी, जहां हम ऋषि सुनक और सबका नाम लेते हैं, अगर उसी प्रकार से एक इटाली से आई हुई अगर ये महिला यहाँ की प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकी, तो उसकी वजह एकमात्र है, वो है शरद पवार, जिन्होंने इस इशू को बहुत बड़ा किया। बीजेपी ने बाद में उठा लिया, लेकिन सबसे पहले इसको निकाला शरद पवार ने। लेकिन उनका तो काम हो गया था। आज 2023 में जितने शरद पवार कंफ्यूज्ड है अपने ही स्टेटमेंट के ऊपर, उतने आज तक मुझे नहीं दिखे। और इसका इसीलिए मैंने बोला कि क्या इसका उम्र से कुछ लेना देना है? 82 साल की उम्र हो चुकी है, कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है, या फिर अपने भतीजे के खिलाफ बोलना नहीं चाहते, या मेरे हिसाब से सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है दोनों एक साथ, कि जो भी इकोनॉमिक रिलेशंस है, पार्टी की है, फैमिली के है, वो प्रोटेक्ट रहे। अगर बाहर जाके, क्योंकि मैं तो आपको देने वाला नहीं हूं, बाहर जाके आप सीएम बनते हैं एकनाथ शिंदे के बाद, तो चलो अच्छी बात है। इसके अलावा मुझे कुछ भी लगता नहीं है। और जितना कंफ्यूजन क्रिएट करना, उतना कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन एक बात सही है, इसकी वजह से खुद अजीत पवार की क्रेडिबिलिटी को बीजेपी गुट में, और शरद पवार की क्रेडिबिलिटी को इंडिया में बहुत बड़ी ठेस पहुंची है, और कांग्रेस बहुत बहुत बड़ी ठेस पहुंची है, और सबसे ज्यादा शरद पवार की क्रेडिबिलिटी को पहुंची है। और जो कांग्रेस, देखिए कांग्रेस में दो गुट है, मैं बहुत से उनसे बात भी करते रहता हूं। एक गुट ऐसा है कांग्रेस का जो फेवरेबल टू शरद पवार एंड हिज कैपेसिटी वगैरह वगैरह बोलते रहता है, आज भी बोलते रहता है। और एक गुट है जो बिल्कुल 99 में उठाए हुए मुद्दे को याद रखता है और बोलता है कि नहीं, ये हमें नहीं चाहिए, ये बिल्कुल हमको दूर चाहिए, ये हमारे साथ, हमको इनके साथ नहीं जाना। आज वही फिर से सिचुएशन आ गई है। और ये जो नो वाला ग्रुप है, नो टू पवार वाला ग्रुप है, एक प्रकार से हावी होने वाला है। यहाँ तक कि नाना पटोले जिस प्रकार के स्टेटमेंट्स पवार साहब के बारे में करते हैं, हमको पता है, वो तो कई बार कुछ भी बोल देते हैं, वो तो कंट्रोवर्शियल बोलते हैं, लेकिन ये उनके बारे में बहुत बार बोलते हैं। बाबा पृथ्वीराज चौहान जिस प्रकार के स्टेटमेंट्स देते हैं, अशोक चौहान वो भी पवार साहब के खिलाफ कई स्टेटमेंट्स दे देते। तो ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप अभी हावी होने वाला है। और उनकी उम्र देखते हुए इवन कांग्रेस भी एक सोच रही है कि 2024 का इलेक्शन क्या केवल कांग्रेस और सेना साथ में लड़े, या सेना भी नहीं लड़े, क्योंकि उनकी भी ताकत वीक हो चुकी है। एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली सिचुएशन आज महाराष्ट्र में आई है। बराबर 7वें दिन को मुंबई में इंडिया की बैठक होगी, आज से 7वें दिन को बराबर। ये स्टेटमेंट का एक हफ्ते बाद क्या असर आपको दिख रहा है? ये तो मेजर स्टेटमेंट रहेगा। शरद पवार क्लैरिफाई करेंगे तो भी, हाँ, लेकिन उनका एक प्रकार का जो भी रुतबा है, उसकी वजह से शायद वो इसके ऊपर
ख्याल ज्यादा नहीं करेंगे इसके ऊपर, ये नहीं करेंगे, वो तो बुलाएंगे वगैरह सब बात है, लेकिन मैं बोल रहा हूं इसके ऊपर डेफिनेटली विद इन कांग्रेस छोटे मोटे ग्रुप छोड़ दो, उद्धव उनको छोड़ेगा या नहीं इसके लिए इंपॉर्टेंस मैं देता नहीं हूं। मैं उसके लिए इंपॉर्टेंस देता हूं कांग्रेस का वो कैंप जो शरद पवार को बिल्कुल नहीं चाहता, वो इस बार बहुत स्ट्रांग बनेगा। या तो पवार साहब हमारे हम जैसा बोलते हैं वैसा ही एक्सेप्ट करो टर्म्स एंड कंडीशंस, नहीं तो हम अकेले या तो ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस सेना के साथ जाने के लिए तैयार है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के बाहर कहीं भी एनसीपी का कुछ भी नहीं है, ये हमको पता है, आपको भी पता है। बाकी तो जो भी कुछ है वो तो फाइनेंशियल पावर है, और उसी के लिए तो झगड़ा चल रहा है। फाइनेंशियल पावर अपने ही पास रहे, हमारी पार्टी के पास ही रहे, और पार्टी एनसीपी ही रहे, इसी के लिए तो झगड़ा चल रहा है। क्योंकि देखिए दादर का बिल्कुल सेना भवन से लेके झगड़े हुए थे, फिर खुद एकनाथ शिंदे ने कुछ स्टेटमेंट दिया था कि नहीं हम सेना भवन के ऊपर कुछ भी क्लेम नहीं करेंगे। तो ये जो पार्टी के नाम से जब भी कुछ बनता है तो पार्टी स्प्लिट होती तो जाएगा किधर? तो ये तो प्रॉब्लम तभी से, और वो डिसीजन अभी तक आना है। मैंने आपने जो बोला वो पॉइंटेड सवाल था, लेकिन मैंने वही आपको जवाब दिया कि अभी तक एकनाथ शिंदे का अगर डिसीजन आया नहीं है तो अजीत पवार का कैसे आएगा? बहुत टाइम लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल जयंत जी, तब तक इलेक्शन आ जाएंगे और कुछ हो जाएगा। बिल्कुल जयंत जी, आपने बहुत डिटेल में हमसे बात की और लंबा कन्वर्सेशन चला, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन था। लगभग हमने सारे पहलुओं पर बात की है। जयंत जी, आप इस शो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, शरद पवार के वो स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट का क्या अर्थ निकाला जाए या फिर वो स्टेटमेंट की वजह से अनर्थ हो जाए, कुछ भी कहना मुश्किल है। आप क्या मानते हैं, शरद पवार ने ये स्टेटमेंट क्यों दिया होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें वीडियो के नीचे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।